दर्शकों नमस्कार। नव प्रदेश समाचार पत्र समूह के चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम एक ऐसे शख्स से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल हैं, जिन्होंने स्वयं को भूलकर औरों के लिए जीना सीखा है। जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं वरिष्ठ समाज सेवी और महाराष्ट्र मंडल रायपुर के अध्यक्ष श्री अजय मधुकर काले से। अजय मधुकर काले एक नाम है, एक पहचान है, एक हस्ताक्षर है समाज सेवा के क्षेत्र में। सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, इम्तहान अभी बाकी है, ज़मीन तो नाप ली, आसमान अभी बाकी है। काले साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार खरे साहब, साथ ही नव प्रदेश के सारी सक्रिय टीम को मेरा नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। काले साहब, जैसा कि समाज में आप लंबे समय से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और निरंतर आपका सफ़र जारी है, तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि समाज सेवा के क्षेत्र में आपका पदार्पण कैसे हुआ? समाज क्षेत्र में मेरा पदार्पण ऐसा हुआ कि 1985 की बात है जी। सिटी ब्लड बैंक के चीफ डॉक्टर मनोज लांजेवार, चूँकि मैं तात्यापारा में रहता था, वहीं पास में आके उन्होंने देखा भी कि कोई ब्लड वाला मिल रहा है कि जिसको ब्लड देना है। एक कोई 6 साल की बच्ची को ब्लड देने का था जी। मैंने कहा, पूछा किस ग्रुप का चाहिए ब्लड? तो बोले ओ पॉजिटिव का ब्लड चाहिए। मैंने कहा चलो मैं ही दे देता हूँ। तो बोले तुम दे दोगे? मेरे ख्याल से उस समय मेरी उम्र 18-19 साल की थी जी। मैं कहा ज़रूर दे देंगे। तो जाके मैंने ब्लड दिया। ब्लड देने के बाद में जब उस बच्ची से मिला तो मुझे लगा कि वाह, यदि मेरे ब्लड देने से उस बच्ची की जान बच रही है तो इससे अच्छी सेवा क्या हो सकती है। क्या बात है। और मैं सेवा के क्षेत्र में आ गया। माई निमिषे उस समय महाराष्ट्र मंडल की अध्यक्षा थी और 15 अगस्त का एक कार्यक्रम था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जी। और उस दिन नेत्रदान का संकल्प लिया जा रहा था जी। मैंने कहा मेरा भी नेत्रदान का संकल्प फॉर्म भर दीजिए, मैं भी जाने के बाद में नेत्र जो है मेरे किसी के काम आएंगे कि मेरे आंखों से कोई जो है देखेगा दुनिया को। तो उसी समय से मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आ गया। अच्छा। कतरा कतरा बन के रोशनी का उजियारा हम फैलाएंगे, अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, सूरज बनकर हम ज़रूर आएंगे। तो जैसा कि आप समाज सेवा का जो क्षेत्र चुने हैं और महाराष्ट्र मंडल का जो एक गुरुतर दायित्व है उसको निभा रहे हैं, तो अब भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र मंडल का जो प्रकल्प है और जिस तरह से आप विविध क्षेत्रों में अलग अलग अनुभाग में काम कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इस पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने महाराष्ट्र मंडल के संबंध में और मेरी समाज सेवा के क्षेत्र में। तो जब मैं 85-86 में जब महाराष्ट्र मंडल पे कार्यक्रम में गया और फिर जब मैंने महाराष्ट्र मंडल के मिनट्स बुक को जब पढ़ना चालू किया जी, तो मिनट्स बुक में एक बहुत अच्छी 1939 का वाक़या लिखा हुआ था जी, जिसमें आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी उस कार्यक्रम में थे जी, और लगभग 400 लोग उस कार्यक्रम में थे उस समय। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि जिस क्षेत्र में जिस जगह पे आप रहते हैं जी, उसी जगह में रच बस जाइए और ऐसा काम करिए कि उनके लिए आपकी उपयोगिता सिद्ध होनी चाहिए जी। और वो ब्रह्म वाक्य जो है महाराष्ट्र मंडल ने लेके रखा था और उसके हिसाब से महाराष्ट्र मंडल सारे क्षेत्रों में काम करने का जो बीड़ा उस समय से उठाया था जी। तो मुझे लगा कि ये काम करना चाहिए और वाकई में हम इसमें काम करके समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। और महाराष्ट्र मंडल का उसी समय 2-3 साल पहले दिव्यांग बालिका विकास गृह की एक स्थापना की थी महाराष्ट्र मंडल ने कि जो अपंग पोलियो इफेक्टेड बच्चियां हैं उनका रहना खाना पढ़ना लिखना ऑपरेशन कैलिपर्स वहाँ पे सब होते थे। उस समय बैरन बाज़ार में वो विद्यालय संचालित होता था। तो मैं वहाँ पे गया, देखा लगभग 30 से 35 बच्चियाँ थी जो पोलियो इफेक्टेड थी जी। और महाराष्ट्र मंडल उनकी सेवा कर रहा था। और चिकित्सा की जो मेन सेवा है कि ऑपरेशंस बच्चियों के होते थे और एक एक बच्चियों के 2-2, 3-3 ऑपरेशन होने के बाद में बच्चियों के पैर सीधे होते थे। तो मुझे लगा कि इसमें मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। फिर मैं जुट गया। फिर जब देखा कि भी एक संत ज्ञानेश्वर विद्यालय महाराष्ट्र मंडल ने खोल के रखा था कि जहाँ पे निर्धन परिवार के बच्चे भी अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा अर्जन करें जी, तो उसके लिए जो संत ज्ञानेश्वर विद्यालय की जो स्थापना की गई थी तो मैं वहाँ भी जब
देखा मैंने कहा इस स्कूल को भी जो है बहुत अच्छे से बढ़ाया जा सकता है जी। फिर मैंने देखा है भाई कि महाराष्ट्र मंडल ने बाहर से आने वाली महिलाओं के लिए और छात्राओं के लिए एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल की स्थापना करके रखी थी। तो मुझे लगा कि महाराष्ट्र मंडल के उस समय के जो युवा सदस्य हैं, जो आज के वरिष्ठ हैं जी, उनका विज़न कितना ज़्यादा अच्छा था कि आगे क्या हो सकता है। बच्चियों को तकलीफ होगी, निर्धन बच्चियों को, अपंग पोलियो अफेक्टेड बच्चों के लिए, उनके लिए दिव्यांग बालिका विकास भी बना के रखा था। बच्चों को अंग्रेजी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी और गरीब बच्चे कैसे अंग्रेजी मीडियम में अध्ययन करेंगे, तो उसके लिए संन्यासी विद्यालय की स्थापना करके रखी थी। आने वाले समय में महिलाएं, बच्चियां जो है नौकरी करने के लिए जब रायपुर में आएगी तो उनके लिए कुछ अच्छा निवास स्थान होना चाहिए, उसके लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल खोल के रखा था जी। और महाराष्ट्र भवन जहाँ था चौबे कॉलोनी में, उस जगह के आसपास रामकुंड क्षेत्र का एक एरिया था जी। वहाँ के निर्धन बच्चों के लिए भी महाराष्ट्र मंडल का हेल्थ कैंप आयोजित होता था। उस हेल्थ कैंप को भी जब हमने देखा कि वाकई में गरीब बच्चों का यदि मान लो सही समय में ट्रीटमेंट मिल जाए तो कितना भला हो सकता है। तो उसका एक वाकया मैं आपको बताता हूँ कि 7 या 8 साल का बच्चा था, राजू नाम का, उसका ब्रेन में ट्यूमर हो गया था और वो उस हेल्थ कैंप में आया था। तो हमको लगा भाई कि ये हेल्थ कैंप में आया, इसकी जान बच सकती क्या। तो मैं आपको बताऊं कि उस समय कुछ डॉक्टर्स यहाँ के थे, तो पर्सनली उस बच्चे का जब ट्रीटमेंट किया गया, उसको बोले कि 10 से 15 हज़ार रुपये ऑपरेशन के लगेंगे और ये बच्चा बच सकता है। तो महाराष्ट्र मंडल के माध्यम से, कुछ समाज सेवियों के माध्यम से हमने उस बच्चे को एडमिट कराया और जब 4 या 5 दिन के बाद में जब ऑपरेशन करके जब बच्चा बाहर आया, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान तो वो बच्चे को बाहर ला नहीं रहे थे, डॉक्टर की टीम लगी हुई थी, तो मैंने देखा कि उस रामकुंड बस्ती की महिला, उसके पेरेंट्स, उनके आसपास के पूरे लोगों के चेहरे में जो खुशी थी, तो वो खुशी से मुझे ऐसा लगा कि वाकई में ऐसे काम करना चाहिए और समाज सेवा के क्षेत्र में उस तरीके से हम लोग काफ़ी भिड़ गए आगे जाके काम करने के लिए। अच्छा। तो इस तरीके से महाराष्ट्र मंडल के कार्यों के साथ में जुड़ते गया और धीरे धीरे काम आगे बढ़ते गए। फिर महाराष्ट्र मंडल के प्रकल्प चालू हुए कि रायपुर में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो व्हील चेयर, वॉकर, हॉस्पिटल बेड, एयर बेड की सुविधा दी जाए। चूँकि ब्लड डोनेशन की बात थी, मैंने खुद दिया था, तो मैंने कहा कि ये भी अपन एक प्रकल्प चालू करते हैं। तो लोगों को ज़रूरत पड़ने पर ब्लड की व्यवस्था भी हमने चालू कर दी महाराष्ट्र मंडल के सदस्यों के माध्यम से। तो ऐसे करके धीरे धीरे काम आगे बढ़ता गया जी। और महाराष्ट्र मंडल ने जो संकल्प लिया था कि सारे समाज के लिए सेवा करना है, सारे समाज के साथ मिलकर काम करना है, सारे क्षेत्रों में काम करना है, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षणिक हो और धार्मिक हो, सनातन धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, लोगों को संस्कार में लाया जाए, वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था। क्योंकि संसार में तो सब आ जाते हैं जी। संस्कार में लाने का काम ही जो है एक सामाजिक संस्था के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। और धीरे धीरे काम आगे बढ़ता गया और आज आप देख ही रहे कि 90 साल का महाराष्ट्र मंडल जी आज अपने हर क्षेत्र में काम करके सभी सदस्यों के लिए काम कर रहा है, सारे समाज के लिए काम कर रहा है। अब एक्चुअल में इसको बोलना जानना लगा है कि ये मानवता का महाराष्ट्र मंडल है, विश्वास का महाराष्ट्र मंडल है जी। तो बड़ी खुशी होती है ऐसी सामाजिक संस्था, ऐसे सामाजिक कामों को हम आगे बढ़ाते हैं। तो उजाला सूर्योदय से हो कोई ज़रूरी नहीं, सुंदर विचारों ने कभी सूर्योदय दिया है को कभी सिंदूरी शाम भी। तो जैसा कि एक सुंदर विचार जो होता है एक सुंदर संसार का निर्माण करता है, तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में महाराष्ट्र मंडल की भूमिका क्या रही है और लगातार जो उसकी भूमिका अभी भी जो देखने सुनने को मिलती है, तो इस बारे में प्रकाश डालेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न किया खरे साहब। महिला सशक्तिकरण जी, ये एक्चुअल में देखा जाए तो अहिल्याबाई का नाम आपने सुना होगा, लोक माता अहिल्याबाई होलकर। जी जी। 300 साल पहले जब उसका जन्म हुआ और उसकी जब हमने कहानी जब हम सुनते हैं कि उस महिला ने सारे प्रॉब्लम्स को सहते हुए भी इतना बड़ा काम किया, महिला सशक्तिकरण के बारे में जो उन्होंने काम किया, आज हम महिला सशक्तिकरण का शब्द सुनते हैं, पर उस समय उसने बहुत काम किया। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, शिक्षा के लिए प्रेरित किया, धर्म के क्षेत्र में प्रेरित किया, स्वरोजगार की योजना में उन्होंने काम किया। महेश्वरी साड़ी का तो आप नाम देखते ही हैं जी। तो ये सारी योजनाएं महाराष्ट्र मंडल के युवा सदस्यों के लिए उस समय में से थी कि आगे जाके महिलाओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
उनके शिक्षण की सुविधा की जाए। जी अपंग पोलियो इफेक्टेड बच्चियाँ हैं, गरीब बच्चियाँ हैं, तो उनका कैसे आगे जाके संरक्षण होगा। जी। तो दिव्यांग बालिका विकास की जो उसी संदर्भ में महाराष्ट्र मंडल ने स्थापित किया। और चूँकि मालूम था कि जब शिक्षा होगी तो आगे जाके रोजगार की बात आएगी, नौकरी में महिलाएं जाएगी, तो बाहर से आने वाली महिलाएं कहाँ रहेगी। तो एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल, स्टूडेंट हॉस्टल का महाराष्ट्र मंडल ने निर्माण किया। मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश का पहला हॉस्टल है वर्किंग वुमेन हॉस्टल जी छात्रावास महाराष्ट्र मंडल के द्वारा, जो 1982 में स्थापित किया गया। जी। उसके बाद महाराष्ट्र मंडल ने क्या किया कि महिलाओं की जो टीम है, रायपुर में लगभग 16 एरिया में महाराष्ट्र मंडल ने महिला केंद्र की स्थापना कर दी। जी। अलग अलग एरिया में महिला केंद्र की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य था कि हर महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में महीने में एक बार एकत्र हो, आपसी विचार विमर्श करें, क्या क्या समाज की दृष्टि से कार्य किए जा सकते हैं, क्या क्या संस्कार की दृष्टि से काम किए जा सकते हैं, क्या क्या आपस में स्वरोजगार योजना बनाई जा सकती है। कई महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र में काम करने का जो अनुभव है, जो टीचर्स हैं उनके माध्यम से हम कैसे कैसे निर्धन बच्चों को हम लोग पढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे काम महिला सशक्तिकरण की दिशा में महाराष्ट्र मंडल ने काम चालू किए। और आज रायपुर में लगभग जो है 5000 यदि महाराष्ट्र मंडल के मेंबर है तो 3000 महिलाएं मेंबर है महाराष्ट्र मंडल के। क्या बात। और 16 महिला केंद्रों के साथ में महाराष्ट्र मंडल निरंतर काम करते रहता है। जी। और जब काम करते रहता है तो वो सारे क्षेत्रों की महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र मंडल के महिला केंद्र ने जब देखा कि जब पेट्रोल भरने वाली लड़कियां हैं तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो महिला दिवस पे जब उनका सम्मान करती है तो महिला कुलीन उनका भी सम्मान करने का हमने तय किया। उसके बाद में नर्सेस का सम्मान भी महाराष्ट्र मंडल ने चालू किया कि भाई नर्स के हाथ में व्यक्ति की ज़िंदगी जो है, जब पैदा होता है तो नर्स देखभाल करती है और डेथ होती है तो उस समय भी नर्स देखभाल करती है। तो नर्सों का भी सम्मान होना चाहिए, महाराष्ट्र मंडल की ये इच्छा थी। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनको कैसे मजबूत बनाया जाए, एजुकेशन की दृष्टि से, सहायता की दृष्टि से, संस्कार की दृष्टि से, आत्मविश्वास बढ़ाने की दृष्टि से सारे क्षेत्रों में महाराष्ट्र मंडल ने काम किया। और महिलाओं को कार भी चलानी चाहिए, उसके लिए भी महाराष्ट्र मंडल ने कार ड्राइविंग प्रशिक्षण महिलाओं के लिए चालू कर दिया। जी। मतलब हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आए। अब मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र मंडल में भी लगभग 90 एम्प्लॉई हैं। जी। उसमें 70 से ज़्यादा महिलाएं ही एम्प्लॉई हैं। क्या बात है। उसके पीछे कारण है कि महिलाएं जो हैं वो सही तरीके से सिंसियर होके अपने काम को पूरे डिवोटेड होके करती है। तो ऐसे कई क्षेत्रों में जहाँ महिलाओं की आवश्यकता है तो महिलाओं को हमने अपॉइंट किया है। अभी मैं आपको जब बात हो रही थी तो दिव्यांग बालिका विकास की जब हम लोग का जो उद्देश्य था कि बच्चियों को रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, ऑपरेशन कैलिपर के साथ में उनको स्वरोजगार की ओर डाइवर्ट करना, उसमें आज कई बच्चियां, लगभग आज 150 से पौने 200 बच्चियां वहाँ से पढ़ लिख के गई हैं। तो कई बच्चियों की हमने शादियाँ भी करवाई हैं जी। कई बच्चियाँ इंजीनियर हैं, CA के क्षेत्र में जा रही है, कोई नौकरी में लगी हुई है। अभी हमने एक बच्ची को दिव्यांग दिवस के दिन हमने वहाँ की पढ़ी लिखी बच्ची को ही हमने सखी निवास, जो हमारा वर्किंग वुमेन हॉस्टल है, उसमें ऐसे मैनेजर हमने उसको रख दिया। क्या बात। तो सेल्फ डिपेंडेंट होके बनाना और उनको रोजगार देना, ये महाराष्ट्र मंडल का उद्देश्य है। और महाराष्ट्र मंडल इस उद्देश्य को नियमित पूर्ति करने की दिशा में काम कर ही रहे जी। जैसे आपने कहा स्वरोजगार की बात, तो आप उनको किस तरह से प्रशिक्षण देते हैं, किस तरह का रोज़गार मुहैया कराना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं लाभान्वित हों? ये बहुत अच्छा बात की आपने। महिलाओं के जो काम हैं, जो भी उनके घरेलू काम है, जैसे कि कुछ महिलाएं जो है वो आपका पापड़, आपका चिप्स, ये सब जो कुछ तैयार करती है, तो हम उनने महिलाओं को कहा भाई कि ये सब आप तैयार करके हमको दे दीजिए, हम इसकी मार्केटिंग करेंगे। जी। जैसे महाराष्ट्र मंडल में दिवाली फराळ का हमने एक आइटम स्टार्ट किया भाई कि किसी को भी दिवाली फराळ में घर में कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप महाराष्ट्र मंडल में ऑर्डर दे दो। और महाराष्ट्र मंडल की वहाँ की महिलाएं आपस में मेस की भी कर्मचारी रहती है और महाराष्ट्र मंडल की जो महिलाएं हैं संलग्न होकर वो वहाँ पर सेवाएं देती है जी। और उनकी खरीदी से दिव्यांग बालिका विकास को इनडायरेक्टली जो है, डायरेक्टली बोलो तो डायरेक्टली सपोर्ट हम लोग करते हैं। मतलब अपने खर्च के साथ साथ आप समाज सेवा करो, ये उसके पीछे का उद्देश्य है। और महिलाएं इस दृष्टि से जब आती है तो उनको लगता है कि चलो हम लोग काम करने के लिए तैयार है, हमारे मार्केटिंग करने के लिए भी महाराष्ट्र मंडल के सदस्य जो है मदद करते हैं।
अब जैसे सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण था, कंप्यूटर का प्रशिक्षण था जी। बीच में हमारे यहाँ मोबाइल कैसे चलाना है, मोबाइल अपना सोशल मीडिया में कैसे महिलाओं को एक्टिव रहना है, कितना एक्टिव रहना है, ये सारे जो है ट्रेनिंग्स महाराष्ट्र मंडल के माध्यम से होते रहे हैं जी। और चूँकि वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी है और संत ज्ञानेश्वर स्कूल में भी बहुत सारी बच्चियाँ हैं, तो निरंतर महिलाओं के क्षेत्र में महाराष्ट्र मंडल काम करते रहता है। कहा जाता है कि नाउम्मीदी के धरातल पर जब उम्मीद के कदम बढ़ते हैं तो जीने की तमन्ना जाग जाती है, और जब आदमी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो वो हर मुश्किल काम वो आसान हो जाता है। तो जैसे हम सामाजिक कुरीति के खिलाफ बात कर रहे हैं, जैसे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं और समानांतर चलते रहती हैं समय के प्रवाह के साथ। तो कायड़े साहब, हमारा एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सामाजिक कुरीति में जैसे मृत्यु भोज है, जैसे बाल विवाह है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या घरेलू हिंसा की भी बात कर लें, तो इस दिशा में महाराष्ट्र मंडल जो है वो मंडल के माध्यम से किस तरह से एक चेतना पैदा करती है और किस तरह से वो समाज में एक परिवर्तन लाना चाहता है? कुछ परंपराएं जो हैं पिछले कई सालों से चल रही थी जी, और महाराष्ट्र मंडल ने उन परंपराओं को उन कुरीतियों को, परंपराएं तो ठीक है, कुछ कुरीतियां हैं जी, कि जैसे कोई विडो हो जाए महिला जी, तो वो अपने बच्चों का लालन पालन सब करती थी, पर कन्यादान के समय उसको किसी दूसरे का देखना पड़ता था भाई कि मेरे देवर कर दे या मेरे रिश्तेदार कन्यादान कर दे। तो महाराष्ट्र मंडल के हमारे सचिव जी हैं, वो गुरुजी का भी काम करते हैं। तो उन्होंने एक महाराष्ट्र मंडल के सब सदस्यों के साथ चर्चा करके कि भाई विडो भी जो है वो कन्यादान कर सकती है, एक हमने लोगों को मैसेज दिया। तो आज की डेट में महाराष्ट्र मंडल के समाज से जुड़ी, या महाराष्ट्र मंडल की बोलो या अन्य जितने भी समाज है, उनकी महिलाएं, विडो महिलाएं, जो विधवा महिलाएं, वो भी अपने बच्चों का कन्यादान, लड़कियों का कन्यादान करती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था पहले जी। दूसरा, मृत्यु भोज के समय भी हमने कर दिया भाई कि मृत्यु भोज जो है वो सारे समाज को आप 13वीं के दिन या 14वें के दिन केवल तीर्थ प्रसाद के लिए बुलाओ, बाकी केवल परिवार के सदस्यों को ही भोजन दो जी। क्योंकि मृत्यु भोज एक तो व्यक्ति के घर में वैसे ही दुख है, और दुख होने के बाद में वो मृत्यु भोज उसको 300-400 लोगों का कराना पड़ रहा है। ठीक है, पुराने समय में ऐसा था कि कुछ न कुछ एक दुख को कम करना, इसलिए बाकी सारे लोगों को एक बुला के उस दिन एक मीठा भोजन करके एक दुख को कम करने का प्रयास किया जाता था। पर ये परंपरा ऐसी हो गई थी कि लोगों को घर में मृत्यु भोज देना है, मतलब उसके लिए भी बहुत बड़ा बजट लगने की तैयारी हो चुकी थी जी। तो महाराष्ट्र मंडल ने कह दिया है भाई कि मृत्यु भोज जो परंपरा है, इस परंपरा को जितना कम से कम किया जाए, नहीं के बराबर किया जाए, और 13वीं-14वीं में जो लोग थे पहले या जो लोग आपके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों को भोजन दो आप, बाकी लोगों को तीर्थ प्रसाद के लिए आप 13वीं-14वीं के कार्यक्रम में महाप्रसाद के लिए आप बुला लो। तो ये एक कृति हमने ख़त्म कर दी। तीसरा, महिलाएं जो है पुनर्विवाह के लिए महाराष्ट्र मंडल ने थोड़ा इनिशिएटिव लिया है कि आज की डेट में ऐसे कई महिलाएं हैं जो वर्तमान स्थिति में ऐसा है कि कुछ न कुछ नहीं पटा परिवार के साथ में, या पति महोदय के साथ में, या पत्नी के साथ में नहीं पटा जी। तो लोग आजकल डाइवोर्स ले लेते हैं, शादी तोड़ लेते हैं। तो उनका भी पुनर्विवाह होना चाहिए, या ऐसी कोई घटना हो गई कि बच्ची विडो हो गई या बच्चे मिसेस की डेथ हो गई, तो पुनर्विवाह करने का भी महाराष्ट्र मंडल ने कहा है भाई लोगों को पुनर्विवाह करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस खानदान आपस में देखे। और महाराष्ट्र मंडल तो अब ये भी कर रहा है कि महिलाएं भी जो है आजकल, लड़कियां जो है वो कैरियर की ओर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो कैरियर भी करे, साथ में परिवार को भी ध्यान दे। तो इस दृष्टिकोण से लगातार महाराष्ट्र मंडल के सेमिनार और चर्चाएं चलती रही है कि आप कैरियर के साथ में शादी मत करो, शादी लड़का और लड़की में होना चाहिए, आपस में खानदान एक दूसरे को देख के होना चाहिए, पैसा कम रहे लेकिन परिवार में शांति सुकून रहे। ये उस उद्देश्य की ओर भी महाराष्ट्र मंडल आगे कार्य को अंजाम दे रहा है, सेमिनार्स कर रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है, लोगों को जागरूकता ला रहा है। अच्छा, राहों का हिसाब है मुझको, मैं मंजिल का ख्याल नहीं रखता, मैं रिश्तों को निभाने दिल से दिल रखता हूँ, मैं कोई किताब नहीं रखता। तो समाज में किस तरह का वातावरण चाहते हैं और किस तरह से सामाजिक सौहार्द बनाना चाहते हैं, वो आपका सपना होगा कि सारे समाज एक हों और जो गंगा जमुनी संस्कृति है वो उस तरह से प्रवाहित होती रहे।
तो क्या सोचते हैं समाज के बारे में, कैसा समाज चाहते हैं आप? बिल्कुल सटीक बात बोली। मैं पिछले 3-4 सालों से जी महाराष्ट्र मंडल ने इस दिशा में बहुत प्रयास किया है। चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि महाराष्ट्र मंडल जो है केवल मराठी समाज का नहीं, महाराष्ट्र मंडल ने सदस्यता मराठियों के लिए रखी है और साथ में जिनको मराठी नहीं आती उनके लिए कोचिंग क्लास भी महाराष्ट्र मंडल ने लगा के रखी है, मराठी पढ़ो जी। और महाराष्ट्र मंडल का ये था कि भी आप सारे समाज के साथ में मिल के काम करो और अपने कामों को विस्तारित करते जाओ, बढ़ाते जाओ जी। और जब सब समाज के लोगों के लिए काम करोगे तो आपका दायरा भी बढ़ते जाएगा और जो ऊपर वाले की इच्छा, ईश्वर की इच्छा है कि आपका जन्म इस भूतल पर जी खुद के जीने के साथ साथ दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए हुआ है, तो बहुत अच्छे से वो काम हो पाएगा जी। तो लगभग छत्तीसगढ़ के 60 से 70 संगठनों से अभी तक के इस दिशा में 2-3 बार चर्चा हो चुकी है और उसके पीछे ये एक है कि सारे समाज अच्छा काम करते हैं जी। सारे समाज पुराने भी हैं, कुछ नए संगठन भी बनते रहते हैं, कुछ ना कुछ उद्देश्यों को लेकर संगठन काम कर रहे हैं, तो सारे समाज अच्छा काम करते हैं। लेकिन उसमें हमने ये सोचा कि ऐसे कुछ 4 से 5 प्रोजेक्ट लिए जाए जी। उस 4 से 5 प्रोजेक्ट को सारे समाज लोग मिलकर एक अभियान की तरह छेड़े जी। जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया जा सकता है, सारे समाज वालों पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, तो ऐसे कुछ 2-3 कार्यक्रम लिए जाए पर्यावरण क्षेत्र में कि सारे समाज लोग मिलजुल के काम करें तो बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा और सही तरीके से काम होगा जी। मतदाता जागरण के बारे में महाराष्ट्र मंडल ने पिछले 2-3 चुनाव के समय में काम किया और कहा भाई कि मतदाता जागरण होना चाहिए, मतदान होना चाहिए जी। क्योंकि जब महाराष्ट्र मंडल देखा कि 40% 50% का वोटिंग हो रहा है तो लोगों को मतदान के 4 दिन पहले जागरूक करने का प्रयास किया भाई कि मतदान आपको करना क्यों आवश्यक है जी। आप बाकी सारे काम करो लेकिन कम से कम मतदान के दिन आप 1 घंटा समय लेके 2 घंटा समय देके मतदान जरूर करें, क्योंकि शासन आप अपने लिए चुन रहे हैं जी। मतदान करना आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है जी। तो मतदान के दिन एक टोली बना के महाराष्ट्र मंडल ने लोगों के घरों में जागरूक किया भाई कि आप सारा काम करो, जलपान भी करो, मतदान पहले करो जी। तो अभी रीना बाबा साहब कंगाले मैडम आई थी जो निर्वाचन अधिकारी थी, उन्होंने कहा भाई कि इस समय जो है उनका जब यहाँ पे हमने महाराष्ट्र में रायपुर में सम्मान किया तो उन्होंने कहा कि इस समय जो जागरण का काम हुआ है जी 2-3 इलेक्शनों में, इसमें महिलाओं ने वोटिंग की भागीदारी बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी निभाई है और ये बहुत खुशी की बात है। पहले क्या होता था कि भाई काफ़ी लोग जो हैं वो सोचते थे भाई कि मतदान करना है वो सब आराम से लोग करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ऐसे करके आप देखेंगे कि जहाँ जो उच्च शिक्षित लोग हैं जी, कॉलोनी वाले लोग हैं, वहाँ पे मतदान का परसेंटेज बहुत कम होता था। बाकी सारे परसेंटेज जो है वो सब झुग्गी झोपड़ी वाले जाएंगे, गरीब लोग वोटिंग करेंगे, मिडिल क्लास वोटिंग करेगा, तो बाकी लोग बोले नहीं हमको क्या करना है वोटिंग की, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है जी। पर जब उनको बताया गया कि मतदान क्यों करना है, जागरूक किया गया, तो अब हमने एक व्यक्ति को बोल दिया कि 50-50 लोग की आपकी जवाबदारी, 50 लोग की आपकी वोटिंग करानी है। तो ऐसा हमने पूरे छत्तीसगढ़ में मैसेज किया और छत्तीसगढ़ के महाराष्ट्र मंडल को भी इस अभियान में जोड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया महाराष्ट्र मंडल मतलब रायपुर का महाराष्ट्र मंडल जो काम कर रहा है वो सारे काम जो है पूरे छत्तीसगढ़ के महाराष्ट्र मंडलों में धीरे धीरे अपना रहे हैं जी। और सबका एक ही मैसेज है कि सारे समाज के लिए काम करो और आगे बढ़ते जाओ। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि मराठी समाज का इसलिए इसको मदद करेंगे हम, हमारे जो व्यक्ति आता है मदद करना चाहता है और हम मदद कर सकते हैं तो जरूर हम उनकी मदद करते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जी। और यही अभियान होना चाहिए जी। हर व्यक्ति की ज़िंदगी का उद्देश्य भी होना चाहिए जी। जितनी मदद की जाए मदद करते रहे। अच्छा काड़े साहब, एक समस्या आज समाज में विकट होती जा रही है लिंगानुपात की। स्त्रियों की संख्या बहुत कम है और पुरुषों की संख्या की तुलना में आज ऐसी स्थिति आ गई है कि शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। तो लिंगानुपात जो घटता जा रहा है, अनुपात में जो अंतर आ रहा है, उसके लिए महाराष्ट्र मंडल अपने स्तर पे कैसा प्रयास करता है? देखिए लिंगानुपात का जो डिफरेंस आ रहा है जी, कि ऐसा है कि पहले एजुकेशन का अभाव था जी, है ना, तो लोगों के दिमाग में ये था भाई कि लड़की हो गई इसलिए हमको दहेज देना पड़ेगा, इसलिए वो अपने हिसाब से पहले ही तय कर लेते थे भी कि यदि लड़की हो रही तो उसको जन्म ही ना दिया जाए जी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे से एक्शन लिया इसमें और समाज में भी हमने जागरूकता फैलाई। तो धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम्स है कि भाई लड़की है तो उसको पढ़ाया लिखाया ना जाए, उसका जन्म ही ना होने दिया जाए, तो ये सारे प्रॉब्लम सब दूर हो गए। बाकायदा लड़की आती है तो आज की डेट में लोग जो है लड़कियों के जन्म का भी उसी तरीके से त्यौहार मना रहे हैं जैसे लड़के का जन्मदिन का मनाते थे जी।
बस इसमें एक थोड़ा सा अभी जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, लड़कियां भी ठीक है, प्रॉब्लम्स ये आ रहा है कि जो शादी ब्याह है वो लड़कियों के पढ़ने लिखने के कारण या लड़कों के पढ़ने लिखने के कारण या आपस में सोशल मीडिया का इफेक्ट बोलो या वर्तमान परिस्थिति की बात करो कि लोग शादी जो है कम उम्र में नहीं कर रहे हैं, लोग शादी ज़्यादा उम्र में कर रहे हैं। ज़्यादा उम्र में करने के बाद में उनके दिमाग में आ गया भाई कि एक या दो ही बच्चे अच्छे हैं, तो वो भी एक पुरानी जो बोला भी एक या दो ही बच्चे अच्छे हैं, तो वो एक या दो बच्चे की ओर जा रहे हैं। और लोग तो कोई कोई एक बच्चे की ओर जा रहा है, आगे जाके तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें बच्चा भी नहीं करना है। तो धीरे धीरे ये जो मेंटलिटी बन रही है इसको दूर करने के लिए महाराष्ट्र मंडल जो है लगातार सेमिनार कर रहा है कि आगे जाके तो बच्चों को ना मामा मिलेंगे, ना मामी मिलेगी, ना दादा मिलेंगे, ना दादी मिलेगी, ना आत्या मिलेगी, ना बुआ मिलेगी, ना काका मिलेंगे, ना काकी मिलेगी। जबकि संयुक्त परिवार होता था, ये सारे रिश्ते रहते थे, तो इस सारे रिश्तों के कारण लोग जो हैं बहुत अच्छे से पलते बढ़ते थे, संस्कार में रहते थे। अभी तो एकल परिवार की प्रथा चल रही है, ठीक है, एकल प्रथा भी है, परिस्थितियों के हिसाब से लोग मदर फादर के साथ में रहते रहते आर्थिक स्थिति कारण पढ़ने लिखने के कारण रायपुर के बाहर जाने लग गए, अपने अपने अलग क्षेत्र में उनका एक परिवार बसने लगा है। पर फिर भी एक संपर्क अभियान परिवारों में आपस में, समाज में आपस में, संगठनों में आपस में, ये सब लगातार काम करते रहेंगे तो आगे जाके ये प्रॉब्लम्स भी जो है वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा काड़े साहब, जैसा कि हम महाराष्ट्र मंडल के सतत विकास प्रगति की कामना के साथ बातें कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र मंडल का जो वर्तमान स्वरूप है उस पर फोकस करेंगे। सदस्य संख्या कुल कितनी है और कहाँ कहाँ पर छत्तीसगढ़ में आपने विस्तार किया है, इस पर थोड़ा फोकस करेंगे। वर्तमान स्थिति में महाराष्ट्र मंडल में 4,500 मेंबर्स हैं जी, और हमने कहा है कि जो भी 18 साल के ऊपर के बच्चे हैं वो महाराष्ट्र मंडल की लाइफ मेंबरशिप ले जी, ताकि ताकि मराठी भाषा की संस्कृति जो है कार्यक्रम जो है काम जो है उन कामों को कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, एक बात। दूसरी बात है कि महाराष्ट्र मंडल की सदस्यता ऑल ओवर इंडिया के लिए खुली है। कोई भी व्यक्ति जो मराठी भाषा जानता है वो महाराष्ट्र मंडल का मेंबर बन जाता है जी, और महाराष्ट्र मंडल की लाइफ मेंबरशिप जो है वो बहुत कम है जी, 2,500 रुपये में लाइफ मेंबरशिप महाराष्ट्र मंडल की मिल रही है जी। और मेंबरशिप लेने का एक दूसरा है कि उसको लगातार जो है सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक कार्यक्रमों में उसके परिवार को मौका मिलता है, परफॉर्मेंस करने का भी मौका मिलता है, कार्यक्रम देखने का भी मौका मिलता है। और महाराष्ट्र मंडल ने एक और किया हुआ है, यदि मान लो किसी व्यक्ति के घर में कोई शोक की घटना हो गई तो महाराष्ट्र मंडल उस दिन उसके घर में 25-30 लोगों का भोजन भी भेजता है जी। मैंने आपको बताया कि व्हील चेयर वाकर ये सारी योजनाएं महाराष्ट्र मंडल की तो चल ही रही है। कोरोना में महाराष्ट्र मंडल ने बहुत सारा काम किया और कोरोना से आइडिया आया कि महाराष्ट्र मंडल को कोरोना में जैसे कि 2 क्वारंटाइन सेंटर महाराष्ट्र मंडल ने खोले थे, रोज़ 500 फूड पैकेट्स रायपुर में हमने महाराष्ट्र मंडल के माध्यम से 2 महीना तक के हमने लोगों को वितरित किए। और जो लोग 300-400 परिवारों में जो कोरोना का इफेक्ट था तो हम लोग हमारे यहाँ के स्टाफ जो है दवाई, भोजन, पानी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। तो उसमें एक ये दिमाग में आया है कि ये सारी योजनाएं जो हैं, ये सारी योजनाएं रायपुर के बाहर में महाराष्ट्र मंडलों को भी बताई जाए। और उसका ये परिणाम हुआ कि जब हम भिलाई गए तो भिलाई में हमने 2-3 व्हील चेयर डोनेट किए, उनको बताया ये योजना आप भी यहाँ चालू कर सकते हैं, तो वो योजनाएँ वहाँ भी चालू हो गई जी। दुखद क्षेत्र में भोजन भिजवाना है दुखद परिवार में, तो वो योजना भिलाई में चालू हो गई, दुर्ग में चालू हो गई, बिलासपुर में चालू हो गई, कोरबा में चालू हो गई। और सारे जगह के महाराष्ट्र मंडल अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे थे और काम कर रहे हैं। और जब महाराष्ट्र मंडल की कुछ नई योजना आती तो उस योजना के माध्यम से भी महाराष्ट्र मंडल पूरे छत्तीसगढ़ में सारे समाज के लिए काम कर रहा है। अभी जैसे हमने कहा भाई कि बीच में आ रही थी बात कि भाई लोगों को धर्म से भी जोड़ना जरूरी है, तो हमने पिछले 1.5 साल से हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पठन में चालू किया। तो जैसे रायपुर में चालू हुआ, भिलाई में चालू हो गया, दुर्ग में चालू हो गया, तो ऐसे सारे क्षेत्रों में जा रहा है मैसेज जी कि एक दिन तो कम से कम 1 घंटे तो कम से कम अपने ईश्वर के लिए दें। तो ये सारे सिस्टम, सारे कार्यक्रम जो है महाराष्ट्र मंडल के माध्यम से सारे महाराष्ट्र मंडल को जाएंगे। हम चाहते सारे समाज में भी फैले और वो धीरे धीरे इसकी गति बढ़ रही है और ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। हम संभावनाओं में जीते हैं, हम उस धरा में रहते हैं जहां ऊर्जा की कलम से नित नई इबारत लिखते हैं। काड़े साहब, हमारा एक सवाल आपसे ये भी है, चूँकि आप समाज सेवा से लंबे अरसे से जुड़े हैं और पिछले 15-16 साल से लगातार महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष बनते आ रहे हैं, तो इस आपकी लोकप्रियता का कारण जो है वो आपकी ऊर्जा है,
आपकी ऊर्जावान टीम का परिणाम है जो बहुत अच्छा काम करती हैं, या फिर कुछ और है? क्या मानते हैं इसे आप? मैं इसे मानता हूँ कि महाराष्ट्र मंडल जो संस्था है ना, वो मेरे लिए सर्वोच्च है जी आज। यदि मेरी लोकप्रियता है तो मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र मंडल की लोकप्रियता इसलिए मैं लोकप्रिय हूँ क्योंकि संस्था मेरे लिए प्रथम है जी और महाराष्ट्र मंडल के जो कार्य हो रहे हैं जी एक तो सबसे पहले मैं वरिष्ठ लोगों को नमन करता हूँ। उस समय के युवा थे, आज के वरिष्ठ हैं, जी जिन्होंने इस महाराष्ट्र मंडल की स्थापना की 1935 में। उसके बाद में लगातार महाराष्ट्र मंडल में लोग आते रहे, लोगों ने कामों को बढ़ाते गए और बस एक मुझे मौका मिला हुआ है कि टीम के साथ में महाराष्ट्र मंडल के कार्यों को और विस्तार दूँ, तो विस्तार देते गया। फिजियोथेरेपी सेंटर की स्थापना हो गई, शंकर नगर में बाल वाचनालय केंद्र की स्थापना हो गई जहाँ संस्कारों की कार्यक्रम चलते रहते हैं। और ये जो लोकप्रियता की बात करें, महाराष्ट्र मंडल लोकप्रिय है मतलब अपने आप महाराष्ट्र मंडल के सारे सदस्य जो है लोकप्रिय हो गए जी। और महाराष्ट्र मंडल की जो टीम है उस टीम को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ कि जो निरंतर अपने अपने कामों को संभालते हुए, अपने अपने रोजगार को ध्यान में रखते हुए, अपनी नौकरियों को ध्यान में रखते हुए, महिलाएं अपने घर को ध्यान में रखते हुए उसके बाद भी समाज सेवा के लिए समय देती है। और ये जब हर व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटा समाज के लिए समय देने लग जाए तो समाज का बहुत बड़ा काम हो जाएगा और यही हमारा मैसेज है। और इस मैसेज के माध्यम से जब हमने लोगों को बताया कि आप अपना कैरियर बनाओ, कैरियर बनाते बनाते 7 दिन में 1 घंटा जो है 2 घंटा जो है महाराष्ट्र मंडल के लिए दो, क्योंकि मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो व्यक्ति बड़ा होते जाता है तो बड़ा होते होते उसको समाज से जुड़ना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग रिटायरमेंट के बाद में समाज से जुड़ते हैं। मैं कहता हूँ कि युवा होते होते अपने काम करते करते समाज के साथ जुड़ते जाओ और फिर देखिए समाज भी आपके साथ है और आप समाज के साथ में, तो कितना बढ़िया समाज का निर्माण हो जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि रिटायरमेंट वाले भी जो समाज में आते हैं उनके अनुभव का फ़ायदा मिल जाता है युवा लोगों को। तो महाराष्ट्र मंडल में आज सेवानिवृत्त लोग भी हैं और यंग टीम भी है, दोनों के कॉम्बिनेशन से काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। जी जी। गुजरे हुए लम्हों को समेटने की कोशिश ना करें, आपके इंतज़ार में नए लम्हे आपके स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। काड़े साहब, हम एक सवाल और कर रहे थे कि आपका सफ़र जारी है, 90 साल का महाराष्ट्र मंडल है, तो निश्चित ही उस समय उस दौर में जिन लोगों ने पहला कदम उठाया होगा और उसके बाद आज 90 साल का सफ़र है, इसमें अनुभवी लोगों की कोई कमी नहीं, उनका मार्गदर्शन आपको निरंतर मिल रहा है। इसमें सिर्फ एक सवाल मन में कौंता है कि कुछ और हम तेज़ी के साथ आगे बढ़े होते, अगर ये होता, अगर वो होता, तो आप महाराष्ट्र मंडल का जो क्रियाकलाप है, उसके जो वर्किंग सिस्टम है, उसमें और क्या सुधार चाहते हैं जिससे और बेहतर परिणाम समाज को दे सकें? देखिए, 90 साल के सफ़र में बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने काम किया जी, वो सबको सैल्यूट है, क्योंकि हर व्यक्ति समय परिस्थिति के हिसाब से कार्यों को करता है जी, है ना। तो आज जो काम हो रहा है वो आज की परिस्थिति के हिसाब से हो रहा है, समय के हिसाब से हो रहा है, सारे लोगों के सोच विचार के एक हिसाब से हो रहा है। सकारात्मक सब लोगों ने लिया हुआ है कि समाज को, अपने को आगे बढ़ाना है और सारे समाज के लिए काम करना है। जी, मुझे पूरा विश्वास है आगे जाके और भी अच्छा समय आएगा। और जब शुरुआत हुई थी तो उस समय उन लोगों ने नहीं सोचा कि इतना बड़ा वृक्ष बन जाएगा जी, लेकिन वो काम करते गए, आगे बढ़ता गया और आज वट वृक्ष सामने है। तो मुझे ये भी विश्वास है कि आज जो काम हो रहा है इससे और अच्छा काम होगा, आगे जाके लोग आएंगे, क्योंकि समय, परिस्थिति, टेक्निकल्स और अनुभव और नए नए आइडियाज़, नए नए युवा लोगों के विचार, तो संस्था निरंतर आगे बढ़ती रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इस संस्था को देखते हुए और भी संस्थाएं काम करें, ये भी मेरा विश्वास है और ये बहुत अच्छे से हो रहा है। अच्छा, आगे जाके संस्था और प्रगति करेगी, 100 साल पूरा करेगी, 150 साल पूरा करेगी, 200 साल पूरा करेगी जी, आगे और बढ़ती जाएगी। तो अपने इस 15-16 साल के कार्यकाल में वो कौन सी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं लेकिन अभी भी हमको लग रहा है कि समय का इंतज़ार है? ऐसा कोई प्रोजेक्ट, आपके सपने? सपने तो धीरे धीरे पूरे होते ही जा रहे हैं जी, समाज के सपने जो है धीरे धीरे पूरे होते ही जा रहे हैं, लेकिन सपने जो है कभी भी देखने बंद नहीं करना चाहिए। जी जी, नए नए प्रोजेक्ट पे काम करते रहना चाहिए। जैसे बताया कि मेडिकल इक्विपमेंट की योजना चालू हुई, शंकर नगर में बाल वाचनालय की स्थापना हो गई। जी, तो शंकर नगर में जैसे एक खराब मैदान पड़ा था जो नगर निगम का था,
तो हमारा तो ये भी सपना है कि आगे जाके रायपुर के ऐसे कई जगहों में जो है मैदान पड़े जहाँ पे कूड़े का ढेर लगा होता है, तो वहाँ की सोसाइटी बना के, वहाँ की समितियाँ बना के वहाँ पे शंकर नगर बाल वाटिका समान एक उद्यान अच्छा तैयार किया जाए पर्यावरण की दृष्टि से जी। 1-2 सामुदायिक भवन सब से स्थापित की जाए, वहाँ के लोगों की सेवा की जाए, वहाँ के बुजुर्गों के बैठने की व्यवस्था हो जाए, वहाँ के युवा लोगों को स्पोर्ट्स के लिए कुछ इंटरनल कैरम्स और इस टाइप से, मतलब लोगों को कुछ ना कुछ एक्टिव रखना है, जुड़े रखना है। तो ऐसे रायपुर के 8-10 जगहों में ये काम हो जाए। दूसरा एक ये जो है हम आने वाले 2-4-5 महीने में इसको पूरा करेंगे। एक आपुल की योजना महाराष्ट्र में स्टार्ट कर रहा है बुजुर्गों के लिए, वृद्धाश्रम नहीं, क्योंकि 1990-91 में महाराष्ट्र मंडल के पास में उस समय के कमिश्नर दलई जो थे, उन्होंने महाराष्ट्र मंडल को प्रस्ताव दिया था कि वृद्धाश्रम आप बनाइए और संचालित कीजिए, क्योंकि आप लोग की इतनी अच्छी योजना है। तो समय विरोध करने वाला मैं ही था भाई कि लोग वृद्धाश्रम निम्न चालू किया तो लोग अपने माँ बाप को लाके रोक देंगे, भैया ये हमारे माँ बाप को संभालो, हम चले। तो वृद्धाश्रम का हमने जो है उस समय हमने खुद ही विरोध किया था। जी जी जी। तो ऐसे में तो पूरे परिवार टूट जाएंगे, संस्कार टूट जाएंगे। तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि वृद्धाश्रम तो नहीं, कम से कम बुजुर्गों के लिए सवेरे आप उस हॉस्टल में आए, उस आपुल की योजना के अंतर्गत आए और शाम तक के अपना वहाँ टाइम व्यतीत करें। उस दौरान उनके भोजन पानी की व्यवस्था, आराम की व्यवस्था, उनके खेलकूद की व्यवस्था वो हम स्टार्ट करें जी। हफ्ते में 1 दिन उनको बाहर घुमाने के लिए लेके जाए। तो ऐसा एक हमारे दिमाग में योजना आ रहा है, क्योंकि क्या है, ऐसे कई पेरेंट्स हैं, कई अभी दंपत्ति है जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं जी। उनके पास में पैसा तो है लेकिन बात करने के लिए लोग नहीं है, और कई लोग ऐसे जिनके पास पैसे भी नहीं है। तो हम एक लिमिटेड इनकम में निःशुल्क तो नहीं करेंगे, क्योंकि निःशुल्क करेंगे तो उसका मेंटेनेंस कैसे होगा। तो जो परिवार 8-10 हज़ार रुपये दे सकता है उसके लिए हम पूरा व्यवस्था वहाँ पे करेंगे। उसके पीछे 2 उद्देश्य हैं। एक तो दिव्यांग बच्चियों को भी उनका साथ मिल जाएगा और बुजुर्गों को भी दिव्यांग बच्चों का साथ मिल जाएगा जी। तो एक दूसरे के साथ रहेंगे। और फिर हमारे यहाँ के महाराष्ट्र मंडल की जो सेवाभावी हमारी टीम है, वो टीम लगातार बुजुर्गों की सेवा में काम करते रहती है जी। 80 साल का जब हमारे यहाँ के बुजुर्गों से सदस्य, तो उनके यहाँ घर में जाके बर्थडे मनाते हैं हमारे यहाँ के लोग। क्या बात है। ताकि उनके अनुभव को हम शेयर कर पाए, उनके साथ में बात करने का उनको हम लोगों को मज़ा आता है। कुछ उनके यदि कुछ आइडियाज़ रहती है उस आइडिया को हम लोग इम्प्लीमेंट करें। तो एक आपुल की योजना जो है आने वाले 4-5 महीने में जी। वो एक साकार ले लेगी जी। और सपना तो ये है कि सारे समाज को मिलकर एक सर्व संगठन मंडल बनाया जाए जी। ये एक सपना है, ताकि गवर्नमेंट की इतनी अच्छी योजनाएं हैं जी। वो सही तरीके से लोगों के पास में पहुँचे। ऐसे कई समाजों को पैसा मिल जाता है जो काम नहीं करते, और ऐसे कई समाज जो काम कर रहे हैं उनको वाकई में अनुदान मिल जाए तो और काम कर लेंगे जी। भाई पंडित दीनदयाल जी की योजना थी कि जो पैसा गवर्नमेंट का है, शासन का है, अंतिम व्यक्ति तक के उनकी योजनाओं का फायदा मिले जी। तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही है, बट जब सार्वजनिक संगठन उनके साथ में हो जाएंगे तो संगठन भी देखेगा कि वाकई में सही संस्था को पैसा मिलना चाहिए और वो पैसे का प्रॉपर उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सामाजिक संगठन के लोग आराम से देख सकते हैं जी। और शासन को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो सभी समाजों का एक संगठन मंडल तैयार करने का एक सपना है महाराष्ट्र मंडल के माध्यम से। मुझे लगता है कि हो सकता है आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, आने वाले सालों में ये शासन के माध्यम से पूरा होगा जी। और पूरे छत्तीसगढ़ में शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर पे पहुंचाने का काम जो है वो सारे सार्वजनिक संगठन अपने मजबूत कंधों के साथ में, मजबूत हाथों के साथ में करेंगे जी। और शासन का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। वो दीगर समाज जो है और भी बहुत सारे समाज सक्रिय हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, उनके साथ कॉम्पैक्ट एक टीम बना के कुछ और कार्यक्रम करने की योजना है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हम उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं जी। 3-4 मीटिंगें हो चुकी हैं जी। उस समय लगभग जो है 60 से 70 संगठन आए भी थे जी। और सारे संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ऐसे कुछ 3-4 प्रोजेक्ट हमारे दिमाग में, जैसे पर्यावरण हो गया, मतदाता जागरण हो गया जी, व्हील चेयर हो गया, ये सब सुविधा हो गई, ब्लड का हो गया। तो ऐसे कुछ 4-5 प्रोजेक्ट को लेके जी सारे संगठनों के साथ में चर्चा करके एक टीम बना के जी काम करने की योजना पे विचार कर रही है अभी। अच्छा, तो करेंगे। अच्छा, उसके अलावा आप जो हमारे युवा साथी हैं, आपकी टीम में जो युवा साथी हैं, उनको किस तरह से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि अधिक से अधिक रचनात्मक कार्य महाराष्ट्र मंडल की ओर से होता रहे, चाहे वो पर्यावरण हो, स्वच्छता हो, समाज सेवा के और भी दीगर कार्य हैं, यानी एक नव ऊर्जा है
उसका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं? बिल्कुल, पहली बात तो कि मैं किसी युवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हाँ, मैं युवाओं ऊर्जा का को इस्तेमाल करें। उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल करना मैं ये चाहता हूँ कि उन युवाओं को स्वतः ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आपका जन्म जो है ना जी इस भूतल पर अमीर और कामयाब बनने के साथ में लोगों की सेवा करने के लिए हुआ है। जी, तो आप अपना कैरियर काम करते करते समाज को जरूर समय दो। जी, और मुझे बड़ी खुशी है कि महाराष्ट्र मंडल की अभी की टीम में जो है 150 लोगों की यदि मैंने अपनी टीम बनाई तो उसमें लगभग जो है 100 से ज़्यादा युवा है। क्या बात। और युवा लोगों को काम करने का हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को बोले अपना अपना कैरियर भी ध्यान दो, अपना परिवार ध्यान दो, 1 से 2 घंटा समाज को समय दो। जी, और मुझे खुशी है कि जब हर युवा 1-1, 2-2 घंटे का समय देगा तो समाज के साथ जुड़े रहेगा, उनका परिवार समाज के साथ जुड़े रहेगा, कुछ अच्छी नई एक्टिविटीज़ वो कर पाएगा। और जब एक्टिविटीज़ करेगा तो उसको खुद ही इच्छा होगी कि मुझे और कुछ करना है और कुछ करना है। तो धीरे धीरे युवा जो है समाज के साथ में जुड़ने के बाद में समाज के लिए भी उपयोगी हो जाएगा और उसके खुद के विचार भी उपयोगी हो जाएंगे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको नए नए लोगों से परिचय होगा तो नए नए आइडियाज़ आएंगे। यदि बिजनेस कर रहा है तो कई लोगों से परिचय होने के कारण उसके बिजनेस में ग्रोथ होगी। जी, नए लोगों से बात करने के कारण उसकी सीखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, उसको स्पीच करने की बात आएगी, उसमें लीडरशिप का डेवलपमेंट होगा, उसमें सबसे बड़ी बात है उसमें धैर्य बढ़ेगा। जी, अभी आप देखेंगे किसी भी बच्चे को आप कोई भी चीज़ बोलो तो फटाक से कह देते हैं नहीं मैं नहीं कर सकता। जो नहीं बोलने की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे जब सब लोगों के साथ जुड़ते जाएगा तो उसको पता चलेगा भाई कि मुझे किस काम में किस बात में नहीं करना है, किस बात में हाँ करना है। तो एक एजुकेशन भी उसको साथ साथ मिलते जाएगा। क्योंकि मुझे मालूम है जितने ज़्यादा अच्छे लोगों के संपर्क में रहेगा तो आगे जाके जो कहते हैं ना नशा प्रवृत्ति बढ़ रही है, नशे में आपको बंधन मिल जाएगा, नशा लोग नहीं करेंगे। जी, जी, झूठ बोलने की प्रवृत्ति जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी वो प्रवृत्ति कम हो जाएगी। समाज के लिए हमको जीना है वो दिमाग में बैठ जाएगा, कुछ अच्छा काम करना है वो बैठ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी जो इनकम आएगी उस इनकम से हमको समाज के लिए 4% 5% देना है। जब देने की आदत हो जाएगी तो अपने आप उसको ऊपर वाला और दे देगा। क्या बात है। जितना दोगे उतना मिलेगा, ये बिल्कुल प्रिंसिपल है ऊपर वाले का, ईश्वर का। जी, 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 और ये सिद्ध है। जब हमने हमारे पास में 15-20 लाख रुपए थे, अपने भवन के निर्माण की बात की तो 9 करोड़ का भवन बनाना था। लोग कहते हैं 20 लाख रुपए में कैसे होगा। जी, मैंने कहा सारे सदस्यों के सहयोग से ही होगा। और जब सदस्यों को हमने बताया कि ऐसा ऐसा काम है तो सदस्यों ने धीरे 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 इस सपने को पूरा किया सब लोगों की मदद से। और ये महाराष्ट्र मंडल का जो भवन 1975 में बना था, जी, जी, जब उस समय 10 लोगों के पास में एक जन के पास साइकिल हुआ करती थी। जी, और वर्तमान में ऐसा था कि पार्किंग का प्रॉब्लम था। आज 10 लोगों के पास में 15 कारें हैं। जी, तो हमने जब उस भवन को बनाने का विचार किया सारे लोगों से मिल के, जी, तो लोगों ने कहा इतना पैसा कहाँ से आएगा। मैं कहा जब 1975 में किशोर कुमार नाइट से 20-25 हज़ार रुपये की इनकम जनरेट करके इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, तो अभी तो हमारे पास 20 लाख है ना। हम 20 लाख को बहुत बड़ी रकम मानते थे। जब पहली बार टूटा तो 20 लाख खत्म हो गए। अब कैसे होगा, टूट गया तो बनाना ही पड़ेगा। फिर लोगों के साथ मीटिंग करके, लोगों के साथ संपर्क करके ये सपना पूरा हो गया। 9 करोड़ की बिल्डिंग आज की डेट में तैयार हो गई। उसके बीच में 2 साल का कोरोना का पीरियड भी था। उस समय भी हमने काम को थोड़ा रोक दिया और 90 एम्प्लॉय को हमने मदद की। किसी की तनख्वाह नहीं हमने काटी, किसी को नौकरी से नहीं निकाला। क्योंकि हम स्टाफ को यदि हम अपना मैनेज नहीं कर पाए, उनके घर का खर्चा यदि हम मैनेज नहीं कर पाए तो हम बिल्डिंग बनाने से हमें क्या मतलब था। तो हमने पहले उनको केयर किया। जब उनको केयर किया तो वो भी आज समाज के लिए जी। और आज 9 करोड़ की बिल्डिंग का सपना सब लोगों के माध्यम से पूरा हो गया जी। तो काम तो किया जा सकता है जी, जी। जीरो से बड़ा काम किया जा सकता है। ये महाराष्ट्र मंडल ने साबित किया कि सब कुछ हो सकता है, एक विचार चाहिए क्या, और विचार आ गया तो धीरे धीरे लोग जो है मदद करने के लिए तैयार है। आप इसलिए कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो सब लोगों से बूंद बूंद खर्च जमा किया गया और आज ये सब काम हो गया। तो आगे भी होगा, बड़ा काम होगा जी। सभी समाज के लिए बड़ा काम करेंगे जी। आपका आत्मविश्वास जो है, वो बिल्डिंग जो खड़ी है वो आत्मविश्वास की गवाही है। शीश नहीं आशीष बनो, छाँव नहीं धूप ढूंढो, जितना तपोगे उतना निखरोगे, ये मैं नहीं कहता, ये दमकते चमकते सोने कहते हैं। अजय साहब, जैसा कि आपने कहा कि एक अदम्य साहस वो है, वो निर्जीव पाषाण को प्राण फूंक के वहाँ से पानी भी निकाल लेता है। वो हम आपसे एक सवाल कर रहे थे कि
कालांतर में 75 सालों में, देश की आज़ादी के बाद से 75 सालों में क्या युवाओं का जो विचार है बदला है और राष्ट्र प्रेम जो है वो पहले से कम होता जा रहा है? आप क्या मानते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? देश के प्रति हमारा समर्पण जो है वो क्या कम होता जा रहा है समय के साथ? देखिए, देश के प्रति समर्पण युवाओं का यदि कम हो रहा है तो उसके लिए युवा जवाबदार नहीं, उसके लिए हम जवाबदार हैं जी। क्योंकि देश जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय कितने लोगों ने बलिदान दिया है जी। आप गिनते नहीं गिन सकते जी। कितनी तकलीफ़ों के साथ में देश को स्वतंत्रता मिली। उन सब की कहानियाँ, उन सब के जो लोगों ने काम किया, उस सारे महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि मनाने का महाराष्ट्र मंडल का उद्देश्य ही है। हर महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि कोई मनाए न मनाए, महाराष्ट्र मंडल जरूर मनाता है जी। भगत सिंह की भी मनाएगा, तो राजगुरु जी की मनाएगा, आज़ाद जी की भी मनाएगा। और महाराष्ट्र मंडल ने उसको किसी समाज से नहीं कहा है कि भाई टैगोर जी है तो बंगाली समाज मनाएगा जयंती, ऐसा नहीं है जी। टैगोर कोई केवल बंगाल के नहीं, पूरे देश के हैं जी। शिवाजी केवल महाराष्ट्र के नहीं है, शिवाजी पूरे विश्व के हैं। तो शिवाजी जयंती के साथ में हर 19 तारीख को हमने शिवाजी की महाआरती चालू करने का प्रयास चालू किया। गणेशोत्सव है, गणेशोत्सव तिलक जी ने लोगों को जमा करने के लिए, एकत्र करने के लिए किया ताकि सामूहिक रूप से गणेशोत्सव की स्थापना की जाए और लोग सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक दृष्टि से विकास करें। तो गणेशोत्सव के 10 दिन कार्यक्रम हमने जो पिछले 90 सालों से हम लोग कर रहे हैं उसके पीछे ही है। मतलब हर महापुरुष की गांधी जयंती भी मनाते हैं, अंबेडकर जयंती भी मनाते हैं, बोस की जयंती मनाते हैं, जितने महापुरुष हैं जी। उसकी जयंती और पुण्यतिथि मनाने का उद्देश्य है कि सारे लोगों को ये बताया जाए ये लोग कौन थे जी, इनके क्या विचार थे, इन्होंने क्या किया है देश के लिए। अब लोग कहते साहब कि हमको नहीं मालूम आगे जाके तिलक कौन है क्या है, तो उस बच्चे की गलती नहीं है जी, हमने बताया नहीं, हमारी गलती है। तो ये जो युवा जो आप कहते हैं कि देश के प्रति समर्पित नहीं हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं युवा देश के प्रति बहुत समर्पित है। उनको समर्पण कराना है कि नहीं कराना है, उनकी स्वेच्छा, उनकी इच्छा जागरूक करने का काम भी जो है हम जैसे लोगों को करना चाहिए जी, हमारे समाज को करना चाहिए। निरंतर कार्यक्रम करते रहना चाहिए, निरंतर जागरूकता करना चाहिए। हर हफ्ते 10 दिन में एक अपने युवा लोगों के साथ में संवाद करना चाहिए, बात करना चाहिए। जब तक के बात नहीं करेंगे तब तक के बात बनेगी नहीं जी, और बात नहीं करेंगे तो बात बनती जाएगी। जी, जी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि युवा लोग और आगे जाके बढ़ेंगे, देश के प्रति समर्पित रहेंगे। देखिए साहब, युवाओं का देश है ये जी, और युवाओं को जागरूक करने का काम अभी के जो वर्तमान समाज के जो लोग हैं उनको ही करना चाहिए जी। वो नहीं करेंगे तो आगे आप बोल नहीं सकते ना कि भाई युवा ध्यान नहीं दे रहा। युवा क्या ध्यान नहीं दे रहा, आपने ध्यान नहीं दिया। लोग आगे जाके बोलेंगे तिलक कौन थे, तो गलती उनकी नहीं है, हमारी गलती की तिलक कौन थे अभी से हमने लोगों को अवेयर नहीं किया जी। अभी हमने एक और अच्छा किया, पिछले 10 सालों से जितने रायपुर में गणेशोत्सव बैठते हैं, हर गणेशोत्सव के सामने महाराष्ट्र मंडल ने एक तिलक का चित्र जो है लगाने के लिए कह दिया, जाके हम तिलक का चित्र वहाँ पे गणेशोत्सव में लगा देते हैं। तो बच्चे पूछते तिलक कौन है, फिर बच्चों को बताया जाता तिलक कौन है जी। तो ये जागरण करने का काम तो हमें ही करना पड़ेगा ना जी, जी, और मुझे पूरा विश्वास है युवा लोग देश को आगे जाके बहुत अच्छा संभालेंगे जी। और आज टेक्नोलॉजी में युवा कितना आगे बढ़ा हुआ है। जी, जी। काड़े साहब, इसी से संबंधित एक हमारा और सवाल है कि जैसे आपने कहा कि युवा जो है आज हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है, तो आज की तारीख में सोशल मीडिया का प्रभाव है, तो सोशल मीडिया से हमारे रिश्ते क्या कमज़ोर हो रहे हैं या रिश्तों में कुछ अनबन की स्थिति आ रही है, चाहे वो भाई भाई के बीच हो, पति पत्नी के बीच हो और माता पिता के बीच हो, तो पारिवारिक विखंडन का कारण इसमें सोशल मीडिया कुछ हद तक जिम्मेदार मानते हैं क्या? हमारे संबंध सतही होते जा रहे हैं, ऐसा कुछ महसूस करते हैं आप? ये बात बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, सोशल मीडिया का उपयोग जो है ना जी, वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। जी, मोबाइल है जी, मोबाइल का उपयोग आप कैसा करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है जी। तो सोशल मीडिया का जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आप अपने समाज के, देश के हित के लिए करेंगे वो अच्छी बात है जी। देखिए, हर इसमें अच्छा भी है, बुरा भी है। आप बुरा को देखने जाओगे तो बुरा दिखेगा आपको, अच्छा उपयोग करोगे तो अच्छा उपयोग मिलेगा। जहाँ तक परिवार में विघटन की बात आ रही है, तो परिवार में आपस में संवाद जहाँ पे कम हो जाता है वहाँ पे विघटन की स्थितियाँ ज़्यादा होती है। सोशल मीडिया के कारण परिवार बिगड़ रहा है तो ये बिल्कुल गलत, इसलिए कि परिवार के लोग यदि आपस में बात नहीं करेंगे, आपस में चर्चा नहीं करेंगे, तो फिर बाहर वाले लोग तो
दुश्मन पैदा बैठे ही आपको दुश्मनी करने के लिए, आपके परिवार को विघटन करने के लिए। महाराष्ट्र मंडल ने इस दृष्टि से एक परिवार परामर्श समिति का भी निर्माण किया है जी, कि ऐसे कई रिश्ते जो तुरंत टूट जाते तो उनको बोला भाई कि आप पुलिस में जाने के पीछे, लीगल जाने के पहले आप महाराष्ट्र मंडल में आप आवेदन दे दीजिए। महाराष्ट्र मंडल के काउंसलर जो है वो चर्चा करेंगे, आपके साथ बात करेंगे और बात करने के बाद में उन संबंधों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मुझे पूरा बताते हुए हर्ष होता है कि लगभग हमारे पास में पिछले 3 सालों में 8 से 10 केस आए और 6 से 7 केस हम कोर्ट में जाने से हम बचा चुके हैं जी। ये बहुत अच्छी परिवार जो है वापस मिल गया, जुड़ गया। तो बस ये केवल एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो बहुत बड़ा एक रीज़न है। और मुझे लगता है कि कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर से बहुत सारे फ़ायदे भी हो गए। वैसे सोशल मीडिया का इफेक्ट है, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा आपको जागरूकता हो जाती है। बहुत सारे कई लोगों को एक्सपोजर कुछ नहीं मिल पाता तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो एक्सपोजर हो जाता है, उनको काम करने का उत्साह भी मिलता है। आजकल छोटा सा काम करने के बाद लोग कहते हैं सोशल मीडिया में डाला, तो मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया में उसने डाला है, आपको उससे क्या ग्रहण करना है वो ग्रहण करो जी। आपको लगता है वो उसने अच्छा काम किया, आप भी अच्छा कर सकते, आप भी अच्छा करो, किसी ने रोका नहीं अच्छा काम करने से। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जैसे कि हम बोल रहे थे कि बदलाव की बात आप कर रहे थे कि क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, समाज में बहुत बदलाव आया है। तो 5.5 दशक के इस आपके जीवन के सफ़र में आपने किस तरह का बदलाव ज़्यादा देखा है, कैसा महसूस करते हैं? क्या हम टेक्नोलॉजी की ओर बदलाव में ज़्यादा आगे बढ़े, या फिर हम हरित क्रांति की बात करें, श्वेत क्रांति की बात करें, या फिर हमारे सामाजिक संबंधों में जिस तरह समरसता बढ़ी है हम उसकी बात करें? नहीं, बात आपकी बहुत सही है। इस 5.5 दशक की यदि बात करूं मैं जी, तो मुझे लगता है कि भाई परिवर्तन संसार का नियम है जी, परिवर्तन होते रहेगा जी। उस परिवर्तन को प्रॉपर तरीके से आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, स्वीकार करने की ज़रूरत है जी। बुजुर्गों के पास में आप जब बैठोगे तो वो कहेंगे कि हमारे समय में ऐसा होता था, हमारे समय में ऐसा होता था जी। तो वर्तमान पीढ़ी बोलता नहीं वैसा उस समय होता था, अभी ऐसा होता है। तो अब आप बताइए कि कंप्यूटर की यदि बात करें हम तो पहले तो बड़ा सपना था ये कि कंप्यूटर आएगा और हम यहाँ बैठे बैठे लखनऊ से इंदौर, इंदौर से लखनऊ और इधर से उधर की टिकट हम यहाँ बैठ के बात कर ले, बुक कर ले। जब लोगों को उस समय कहा करते थे भाई कि पानी भी बिकेगा तो लोग कहते थे कैसी बात करते हो, पानी कैसे बिकेगा भाई, या फिर नोट मशीन नोट गिन कर देगी, नोट गिन के देगी। तो आज देखिए पानी जगह जगह बिक रहा है जी। लोगों ने बोला भी कि आप बैंक जाना, कि आपके मोहल्ले में जो है पान दुकान साहब एटीएम खुल जाएंगे और आप जाएंगे वहाँ पैसा निकालेंगे, पैसा निकल के आ जाएगा। तो ये बड़ा लोगों को उस समय लगता था ऐसे कैसे होगा, लोग लूट के ले जाएंगे जी। आज देखिए हर जगह एटीएम है जी। तो समय के साथ साथ बदलाव होते गया और उस बदलाव में आप क्या अच्छाई तरीके से आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी प्रगति हुई है। जहां रायपुर रेलवे स्टेशन में दो या तीन ट्रेन आती थी, आज की डेट में हज़ारों ट्रेनें दौड़ती है जी, प्रतिदिन जी। 70,000 80,000 लोग प्रतिदिन आने जाने करते हैं। मतलब प्रगति तो हुई है जी, हर क्षेत्र में प्रगति हुई है जी। पढ़ाई का सिस्टम पूरा बदल गया जी, कॉलेजों की संख्या बढ़ गई जी। लोग पहले आप देखेंगे कि लोग ये सोचते थे कि ये सब आगे जाके जब बाहर की बातें पता चलती थी कि जैसे पानी बिके का बात हो गई, एटीएम मशीन की बात हो गई, लोग यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में बात करेंगे कोई विचार नहीं कर सकता था। मैं आपको किशोर कुमार नाइट से बताऊँ कि किशोर कुमार का नाइट के दिन नाइट प्रोग्राम होता था तो लोग टिकट देके उस प्रोग्राम को देखने के लिए बड़े भीड़ लगाते थे पहले शुरुआत में जी। आज की डेट में आप कोई नाइट का प्रोग्राम कराइए उसमें आपको टिकट लेने वाले भी कम है और देखने वाले भी कम है। क्यों? क्योंकि बैठे बैठे मोबाइल में सारा कुछ दिख रहा है ना जी, लाइव प्रसारण हो रहा है ना, तो क्यों आदमी वहाँ जाएगा और पैसा खर्चा करेगा। जी। क्रिकेट बताइए, जब 1983 का वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप में जब टीम जीती थी तो उस टीम के खिलाड़ियों को पैसा देने के लिए लता मंगेशकर ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उस समय उन सारे लोगों को 1-1 लाख रुपए दिए गए जी। लोग बड़े खुश थे, 1-1 लाख रुपए का अवार्ड मिला। लता मंगेशकर ने उस कार्यक्रम पैसे नहीं थे इसलिए उस कार्यक्रम को किया। आज आप बताइए क्या परिस्थिति है जी। सब कुछ बदल गया। लेकिन बदलाव एक चीज में नहीं आना चाहिए, माता पिता की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए क्योंकि जो आज आप हैं वो अपनी माता पिता के बदौलत है जी। और ये संस्कार जो है ये भी लागू करने का काम वर्तमान पीढ़ी के पास में जवाबदारी है कि सब आगे बढ़ रहा है, ये कुछ नैतिक मूल्य है, इसको भी
बदलाव नहीं चाहिए, इसको जो है वो वैसे ही रहने चाहिए, तभी वो सारा बदलाव आपके लिए फायदेमंद है। जी। नहीं तो वो बदलाव फायदेमंद नहीं, वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। यानी बिजली आ गई तो इसका मतलब हम दिया जलाना भूल गए, ऐसा नहीं हाँ। है। हमको दिया की जगह हम दिया भी जलाना है। दिया भी जलाना और पड़ेगा। जहाँ बल्ब जलाना है वहाँ बल्ब भी जलाना है। अभी मेहता जी जो हैं, विजय शंकर मेहता जी ने, अभी मैं उनका एक पढ़ रहा था, जी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि भई आज का युवा यदि मंदिर नहीं जाता है और भगवान को नहीं पूछता है, तो मैं कहता हूँ कि चलो आपके पास समय नहीं है, लेकिन आप यदि 10 से 15 मिनट अपने बुजुर्गों के पास में बैठ गए तो ईश्वर ने उसको मान लिया कि आपने पूजा की है। जी। अच्छा लगा मुझे कि वाकई में यदि आपका समय नहीं, लेकिन आप अपने बुजुर्गों के पास बैठने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है आगे जाके। क्योंकि उस समय आदमी को ये सोचना चाहिए कि कल के दिन मैं भी बुजुर्ग हो जाऊंगा, तो मैं जो आज कर रहा हूँ बुजुर्गों के साथ में, वो मेरे बेटे भी मेरे साथ वैसे ही करने वाले। ये एहसास उसको बार बार दिलाने की ज़रूरत है। जी। जब एहसास हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम सारे समाप्त हो जाएंगे। जी जी। और बदलाव होना चाहिए, बदलाव होते रहेगा। जी। काले हर क्षेत्र में बदलाव हुआ है। आप समाज सेवी होने के साथ साथ एक चिंतक भी हैं, एक विचारक भी हैं, तो समाज में घटने वाली कुछ अप्रिय घटनाएं जिससे मानवता शर्मसार हो जाती है, तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए समाज में किस तरह का बदलाव चाहते हैं? मतलब कैसी एक व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो हम एजुकेशन की बात करें, नैतिक मूल्यों की बात करें, या फिर घर से ही हम बच्चों को वैसी कोई नसीहत या ट्रेनिंग दें कि हमको भाई स्त्री जाति का सम्मान करना है, उनका अपना आदर सत्कार करना है। तो इस बारे में आपका चिंतन क्या कहता है? चिंतन तो ये कहता है कि संस्कार क्लासेस महाराष्ट्र में लगातार करते आ रहा है जी, और उन कार्यक्रमों को और अभी बढ़ावा देने की बात है। जी। अभी जो आप कह रहे हैं वर्तमान में जो घटनाएं हुई है, जी, उन घटनाओं के प्रति तो मैं केवल एक ही बात कहता हूँ कि फास्ट ट्रैक को जो कोर्ट है जी, उसमें 3 से 7 दिन का मैक्सिमम समय लेके जी, नियमानुसार ऐसे दरिंदगी करने वाले व्यक्ति को सीधा सीधा फांसी की सज़ा देनी चाहिए। जी, और उसके लिए तो मैं सारे वकील समुदाय से भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ऐसे यदि कोई घृणित केस हो जहाँ मानवता शर्मसार हो रही है, उनके केस भी नहीं लड़ना चाहिए। जी, क्योंकि जो हमारे यहाँ का संविधान है, जो हमने नियमावली बनाई हुई है, जो कानून कोर्ट काम करता है, वो कोर्ट अपने हिसाब से काम करेगा। जी, पर ये सारी घटनाएं जो हैं, ये सारी घटनाएं हमें आगे ना हो, जी, उसके लिए लगातार हर समाज में, हर संगठन में ऐसे कार्यक्रमों को लगातार करना चाहिए, हर महीने करना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ की पीढ़ी जो है, खासकर बच्चों के से बुजुर्ग युवा तक की पीढ़ी, इन बुजुर्गों के इन बच्चों के साथ में, इन युवाओं के साथ में हर महीने कंटिन्यू जो है एक मीटिंग करके उनको जागरूकता करना पड़ेगा, नई चीज़ों से उनको अवगत कराना पड़ेगा। और इस दिशा में एक और काम किए जा सकते हैं। स्कूलों में जो है नैतिक शिक्षा जो है, पहले आपको याद होगा कि पहले नैतिक शिक्षा का एक क्लास हुआ करता था हर हफ्ते, हर स्कूल में। नैतिक शिक्षा क्या है? व्यवहारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, ये पार्ट हुआ करता था। तो उसको फिर से स्कूलों में चालू किया जाना चाहिए। और मैंने तो अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से एक निवेदन भी किया है कि अहिल्याबाई हो, शिवाजी हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, आपके राजगुरु हो जी, इन सब के प्रसंगों को, अच्छे प्रसंगों को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया जाए प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए। क्योंकि ये जब पढ़ेंगे तब तो आगे उनके दिमाग में ये सब चीज़ें आएंगी कि हमें किस दिशा में आगे जाना है, कैसे बढ़ना है। जो भी, अब मैं पुराना नहीं कहता भी कि क्या इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ाया गया, लेकिन जो इतिहास अभी है, जैसे अभी 3 बच्चों ने जो है धर्म के लिए, आज हिंदू समाज के अपन बात करते हैं, अभी शहीद दिवस पे जो 4 बच्चे गुरु गोविंद सिंह के जो हैं, जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी, या जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवनों का बलिदान कर दिया था, तो 26 दिसंबर को जो बाल दिवस मनाया जाता है, तो उन सब की कहानियाँ, उन सब की जो एक्चुअल घटनाएं, वो सब देना चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। जी जी। तो बच्चों को उसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अच्छा। और जब बच्चे सीखेंगे तो धीरे धीरे बड़े वही होना है, उन्हीं को आगे जाके संभालना है। जी जी। उम्मीद और मुस्कुराहट जीवन का फलसफा है, आओ मुस्कुरा लें। उम्मीद से राहें रोशन होगी, मुस्कुराहट से फूल खिलेंगे, आओ मुस्कुरा लें। काले साहब,
किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके होठों पर मुस्कुराहट कब आती है? उसके होठों में मुस्कुराहट जब आती है जब वो किसी की मदद करता है, और जब सामने वाले के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है तो उसको भी अच्छा लगता है कि चलो मैंने कुछ अच्छा काम किया। जी तो ये मुस्कुराहट तो हमेशा दूसरों की सेवा करके ही आएगी। जी माता पिता की सेवा करके आएगी, जी दीन दुखियों की सेवा करके आएगी, और किसी का वक्त ज़रूरत पड़ने पर यदि आपने उसका काम कर दिया और वो उस व्यक्ति को जो सेटिस्फेक्शन होगा तो होगा, आपको भी लगेगा आपने कुछ तो किया है। करवाने वाला ऊपर वाला होता है, पर उस समय ऐसा लगता है कि चलो हमने किया। जी। ऐ सूरज, मेरे अपने को ये पैगाम देना, हंसी का दिन खुशी की शाम देना, जो भी मेरे इस पैगाम को पढ़े, जो भी इस संदेश को सुने, उसे मुस्कुराता हुआ शाम देना। तो काड़े साहब, आप समाज सेवा के माध्यम से राजनीति में तो जाने का नहीं सोच रहे हैं? देखिए, राजनीति में जाना बुरी बात है, ऐसी बात तो नहीं है जी। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में राजनीति खराब है, राजनीति खराब है, राजनीति खराब है। मैं कहता हूँ कि राजनीति खराब है तो आप अच्छे हो तो अच्छा करो ना राजनीति को। जी। दिक्कत क्या है? जी। राजनीति के माध्यम से, शासन के माध्यम से जो आज हम समाज का एक काम कर पा रहे हैं, शासन के माध्यम से उस काम को और विस्तारित किया जा सकता है। जी। तो राजनीति में जाने में कोई बुराई नहीं है। जी। और राजनीति में जाने के बाद आप कितना अच्छा काम कर सकते हो समाज के लिए, जनता के लिए, वो महत्वपूर्ण है। और राजनीति में आप गए, आप बहुत बड़े पद में चले गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आपको सेवा के लिए मौका मिला हुआ है राजनीति में। जी। और जितनी आप सेवा करेंगे उतना ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी। जी। और आपकी वैल्यू बढ़ना चाहिए, इसका मतलब है कि आपको समाज सेवा के लिए राजनीति दी गई है। जी। उस राजनीति में आपको जो पद मिला गया है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने के लिए मिला हुआ है। जी। तो जब राजनीति में जब मौका आएगा, अवसर आएगा, राजनीति में मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे समाज के लिए। उसमें कोई बात है नहीं। हम आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहे हैं कि आज सिर्फ आज है, क्या जिक्र गुजरे कल का, लाख सोना ही सही मिट्टी में दबा है वो भी। तो हम बीते कल की बात को अगर दरकिनार कर दें और आने वाले कल में बहुत बेहतर प्रयास करें, एक नया सूरज उगाने का, एक नए भारत के निर्माण की संकल्पना के साथ, तो हमारे जो युवा हैं, ख़ास करके हमारे युवा समाज को या हमारे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो एक बहुत अच्छा संदेश यही है खरे साहब जी, कि नौकरी करते करते, बिजनेस करते करते अपने समाज को, सेवा को जरूर समय दें। जी। यदि आपके आसपास धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो कम से कम आधा घंटा धार्मिक कार्यक्रम में जाके बैठे। सामाजिक कार्यक्रम होते हैं तो सामाजिक कार्य में इन्वॉल्व हो। टीवी का, मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ये करें कि अपने कामों के अतिरिक्त आप क्या समाज के लिए समय दे सकते हैं। क्योंकि जो आज आप हैं वो समाज को आपको वापस करना पड़ेगा। जी। आपको समाज ने सब कुछ दिया हुआ है, आपको समाज सब कुछ देता है, आप भी तो कुछ समाज को दो। जी। और जब आप चालू करेंगे समाज को देना तो देखिए समाज आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाया जाएगा। और यही मेरा युवाओं से कहना है कि ज़रूर अपनी नौकरी की ओर ध्यान दो, अपने व्यवसाय की ओर ध्यान दो, अपने परिवार की ओर ध्यान दो, लेकिन 15 दिन में कम से कम 1 से 2 घंटा तो समाज के लिए निकालो। जी। तब आप जुड़े रहेंगे समाज से, जुड़े रहेंगे देश से। नहीं तो केवल एक आप अपनी नौकरी में उतने लोगों के बीच में रहेंगे, आप नौकरी कर रहे हैं, आपको तनख्वाह मिल रही है, आपका घर चल रहा है, उसके बाद में कुछ नहीं। जी। लेकिन यदि आप नौकरी कर रहे हैं, समाज को भी समय दे रहे हैं, राष्ट्र को भी समय दे रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में आप इन्वॉल्व हैं, सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व हैं, यदि आपके पास में क्षमता है तो किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दो आप, वो भी एक सामाजिक काम है। आपके घर में जो काम करने वाली आ रही है उनकी बच्चियों को आप मदद कर दो, वो भी एक समाज सेवा है। किसी बुजुर्गों की कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, उनके लिए दवाई लाना है, वो भी एक सामाजिक काम है। सामाजिक काम ऐसा कोई विषय नहीं कि ये सामाजिक काम, आप दूसरों की सेवा करो, वही सामाजिक काम है। जी। काड़े साहब, हमारे स्टूडियो में आप आए, कीमती समय निकाल कर, और महाराष्ट्र मंडल की गतिविधियाँ, रचनात्मक गतिविधियाँ और ख़ास करके युवा वर्ग को लेके आप चल रहे हैं, और जिस ढंग से महाराष्ट्र मंडल निरंतर आगे बढ़ रहा है उसके लिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आने के लिए, पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद खरे साहब, आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।
गुजरो जो कभी बाग से तो दुआ मांगते चलो, गुजरो जो कभी बाग से तो दुआ मांगते चलो, खिले हैं फूल जिस डाल में वो डाली हरी रहे। दोस्तों, अभी आप मुखातिब हो रहे थे वरिष्ठ समाज सेवी और महाराष्ट्र मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष, ऊर्जावान अध्यक्ष अजय मधुकर काले से। अगले एपिसोड में किसी नए एक्सपर्ट के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक अपने दोस्त शशांक खरे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।